हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पार्ट 2। हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सज्जन सिंह केस के बारे में पढ़ा था, केशवानंद भारती केस के बारे में पढ़ा था, श्री शंकरी प्रसाद केस के बारे में पढ़ा था। इन सारे केस के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज की वीडियो का टॉपिक है द मिनर्वा मिल केस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिनर्वा मिल केस के बारे में। ये आया था 1980 में। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमें सबको पता है कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था। इमरजेंसी के टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 निकाला था। इंदिरा गांधी इस अमेंडमेंट को लेकर आई थी और उसने क्या किया था, आर्टिकल 368 में 368(4) एंड 368(5) जोड़ दिए थे, जिसमें उसने क्या लिखा था, उसने लिखा था कि जुडिशियल रिव्यू अब नहीं होगा। उसने इनडायरेक्टली क्या बोल दिया था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कोई भी अमेंडमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 13। तो जुडिशियल रिव्यू की उसने मना कर दी थी 368(4) में और 368(5) में। बट हमने पढ़ा था कि जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का ही पार्ट है, और केशवानंद भारती केस 1973 में ये डिक्लेयर हो चुका था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सके, इवन पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती। फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस हुआ, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। और इसने क्या बोला कि जो सारी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू, सबको जुडिशियल रिव्यू के ही अंडर आता है। इसलिए जो आर्टिकल 368(4) है और 368(5) है, इसको आप क्या करो, सुप्रीम कोर्ट से क्या बोला, इसको आप क्या करो, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो। इसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करो। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो। क्या डिक्लेयर करो? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो। और ये जो मिनर्वा मिल केस है, मिनर्वा मिल्स केस, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है द केस दैट इवॉल्व्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। द केस दैट इवॉल्व द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इसने क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इवॉल्व किया। और केशवानंद भारती केस को क्या बोला जाता है, केशवानंद भारती केस को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, द केस दैट सेव द डेमोक्रेसी। ऐसा केस जिसने हमारी डेमोक्रेसी को बचाया हो। और मिनर्वा मिल्स केस जिसने हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इवॉल्व किया हो। इसमें लॉयर थी नानी पालकीवाला। तो समझना इसको, इसने क्या किया, आर्टिकल 368(4) और आर्टिकल 368(5) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर क्यों करेगा ये, क्योंकि जो आर्टिकल 368(4) है और 5 है, ये क्या बन जाएंगे, ये मास्टर बन जाएंगे। मास्टर यानी कि इनके पास अब पावर आ जाएगी कि ये कुछ भी कर सकते हैं। पावर कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। और अनलिमिटेड पावर हमेशा कैसी रहती है, बैड रहती है। इससे पावर का क्या होता है, मिसयूज होता है। इससे बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये मास्टर बन गए तो इससे क्या होगा, बेसिक फीचर, जो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का,
वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मास्टर हमारा कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये मास्टर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये आर्टिकल्स कभी भी मास्टर नहीं बन सकते, दे आर जस्ट द सर्वेंट। और सर्वेंट कभी भी, सर्वेंट मीन पार्लियामेंट भी। पार्लियामेंट क्या है? सर्वेंट है। इसके थ्रू भी वो क्या करना चाहती है? वो मास्टर करना चाहती है, मास्टर बनना चाहती है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ज़्यादा बड़ा हो जाए कोई। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन द पार्लियामेंट और एनी अदर जुडिशरी। जुडिशरी और लेजिस्लेचर तो हो गया एग्जीक्यूटिव, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों से बड़ी कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक फीचर है, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और आप कभी भी, यानी कि पार्लियामेंट कभी भी मास्टर नहीं बन सकती। ये हमेशा क्या रहेगी? सर्वेंट रहेगी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमेशा मास्टर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। मास्टर बोल लो, किंग बोल दो, या सुप्रीम बोल सकते हैं हम। तो सुप्रीम कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और सर्वेंट यहाँ पर पार्लियामेंट है। क्या बोला उसने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार तुम है ना जुडिशियल रिव्यू को कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमने पहले ही केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट बना दिया। अब कोई चीज़ जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है, यानी कि वो उसका बेसिक फीचर है, और तुम कभी भी बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकते ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज यू आर जस्ट अ सर्वेंट। क्योंकि तुम क्या हो? केवल सर्वेंट हो, तुम मास्टर नहीं हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से क्या हो रहा था? एक जो बैलेंस था, बैलेंस किस किस के बीच में? जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। ये जो बैलेंस था वो डैमेज हो रहा था। क्या हो रहा था? डैमेज हो रहा था। ऑब्वियसली डैमेज होगा, क्योंकि पार्लियामेंट ने अपने ऊपर क्या करना चाह रही है? पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर लेना चाह रही है, जुडिशियल रिव्यू को खत्म करना चाह रही है। अगर जुडिशियल रिव्यू ही खत्म हो जाएगा तो जुडिशरी की वैल्यू ही कितनी रह जाएगी? क्योंकि हर एक चीज़ जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है। अगर पार्लियामेंट कोई गलत लॉ लेकर आती है तो जुडिशरी क्या कर सकती है? जुडिशियल रिव्यू से उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। इसके पास अगर जुडिशियल रिव्यू खत्म हो जाएगा तो अनलिमिटेड पावर हो जाएगी, जबकि अगर जुडिशियल रिव्यू है तो इसके पास एक लिमिटेड पावर है। और ये लिमिटेड पावर दी किसने है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है। ये लिमिटेड पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है। हाउ कैन द रिसीवर ऑफ अ लिमिटेड पावर एक्सर्ट द अनलिमिटेड पावर? कैसे कर सकता है इसको अनलिमिटेड? राइट, ये क्या है? एक लिमिटेड पावर का रिसीवर है, उसको अनलिमिटेड पावर कैसे बना सकता है? नहीं बना सकता। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखना कुछ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहला तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एज अ होल इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ठीक है, फंडामेंटल राइट एज अ होल इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट नहीं है एज अ होल, मतलब कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ आर्टिकल्स नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में। जैसे कि आर्टिकल 14 है, 19 है, 21 है, 32 है, ये सब क्या है? ये हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, यानी कि इनको आप चेंज नहीं कर सकते, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, एक जुडिशियल इनोवेशन है, जुडिशियल डॉक्ट्राइन है, जुडिशियल सिद्धांत है, एक आइडिया है जुडिशली, एक इवॉल्विंग आइडिया है। कैसा आइडिया है? इवॉल्विंग, इवॉल्विंग आइडिया है, जिसमें एडिशन हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द विजडम ऑफ द जजेस। किसकी?
जजेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जजेस के ऊपर। इट्स लिमिट द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्या करता है? ये लिमिट करता है किसकी पावर को? एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर को ये लिमिट करता है। अब हम बात करेंगे 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाइन्थ शेड्यूल में क्या लिख रहा था? जब ये इनिशियली पार्लियामेंट में आया था ना, तो इसमें केवल 7 लॉ थे, 7 ही लॉ थे। लेकिन 2005 आते आते इसमें क्या रहेगा? 270 प्लस लॉज हो गए। कितने हो गए? 270 प्लस लॉज हो गए। और इन लॉज पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू भी नहीं था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। कोई भी लॉ बना लो आप, उसको अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया तो जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते इसमें। तो और इस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर आता है एक नया केस, दैट इज IR कोयल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। IR कोयल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन 2007 में आता है IR कोयल्हो केस। इससे पहले 1980s में भी एक केस आ चुका था, दैट इज वमन राव केस। वमन राव केस में भी एक ही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था। इन दोनों में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, क्या 9th शेड्यूल इज द ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द पार्लियामेंट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। यानी कि 9th शेड्यूल क्या जुडिशियल रिव्यू से छुटकारा में दे सकता है? क्योंकि 9th शेड्यूल में जैसे ही कोई भी आर्टिकल या लॉ जाता है तो वो क्या हो जाता है? जुडिशियल रिव्यू से बच जाता है। जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है 9th शेड्यूल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट कैसे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 2 पार्ट्स में बांट दिया 9th शेड्यूल को। 9th शेड्यूल जो था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और डेट डिक्लेयर की 24/04/1973। ये डेट याद आ गई होगी आपको। इस डेट को क्या हुआ था? इस डेट को केशवानंद भारती केस का जजमेंट भी आया था। आई होप आपको याद आ गई हो। केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 24/04/1973 इस दिन से पहले वाले जितने भी लॉज इसमें आते हैं उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन इसके बाद वालों पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, ये किस बेसिस पर किया था? ये किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बेसिस पर। जैसे कि जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया था, कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को आया था, राइट। तो उस समय पर आर्टिकल 13 से आर्टिकल 368 बढ़ा था। लेकिन 24/04/1973 यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद क्या हुआ? आर्टिकल 13 बड़ा हो गया आर्टिकल 368 से। बड़ा इन द सेंस आर्टिकल 13 में क्या आ गया? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आ गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बड़ा हो गया आर्टिकल 368 से, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 368 बड़ा था। तो जुडिशियल रिव्यू की पहले में तो मना कर दी कि हम नहीं करेंगे, लेकिन बाद वाले में जब आर्टिकल 368 को छोटा बता दिया तो उन वालों में हम क्या करेंगे? जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो आर्टिकल जो 368 है वो कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को सप्रेस नहीं कर सकता आफ्टर 24 अप्रैल 1973। बट
368 यहाँ पर यानी कि 24 अप्रैल 1973 से पहले आर्टिकल 13 को सप्रेस कर सकता था, उसको दबा सकता था, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। ये क्या था, आर्टिकल 368 स्ट्रॉन्गर था, जिससे कि हमने सारे जजमेंट में देख भी लिया था कि सबने आर्टिकल 368 को ही स्ट्रॉन्गर बताया था। सो ये जजमेंट तो किस में आई थी, 2007 में जजमेंट आई, लेकिन अप्लाइड कब हुई, 24 अप्रैल 1973 से। कब से हुई, 24 अप्रैल 1973 से ये अप्लाइड हुई, मतलब जजमेंट से पहले ही अप्लाइड हो गई। ये जजमेंट बाद में आई और डेट इसकी पहले ही रख दी, 24 अप्रैल 1973 से। तो इसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। क्या बोला जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि ये पास्ट में ही अप्लाई हुआ है तो इसको बोलते हैं, पास्ट में हुआ है ना, रेट्रोस्पेक्टिव। क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव, पास्ट में अप्लाइड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक है, दैट इज हमने पढ़ा था कि जो शंकरी प्रसाद केस हुआ था, कब हुआ था, 1951 में। 1964 में सज्जन सिंह का केस हुआ, 1964 में। तो इन दोनों केसेस का रिजल्ट क्या रहा था कि आर्टिकल 368 बड़ा है एज कम्पेयर टू आर्टिकल 13, सबका रिजल्ट यही था। और इससे क्या हुआ था, जो हमारे जमींदार थे वो क्या कर चुके थे, वो हार चुके थे अपनी लैंड को। जब अपनी लैंड को हारे तो उनकी लैंड को मिनिस्टर्स ने क्या किया, एक्वायर कर लिया, उसके लैंड को एक्वायर करके उस पर फैक्ट्रीज वगैरह बना दी। लेकिन जब गोलकनाथ केस आया ना, गोलकनाथ केस 1967 में, तो गोलकनाथ केस ने क्या बोला कि आर्टिकल 13 बड़ा है आर्टिकल 368 से। ठीक है, आर्टिकल 13 बड़ा है आर्टिकल 368 से। तो जमींदारों ने क्या बोला, जितने भी जमींदार थे उन्होंने बोला अगर आर्टिकल 13 बड़ा है आर्टिकल 368 से, तो आप हमें हमारी जो जमीनें हैं, हमारी जो लैंड है, हमारी ज़मीनों को वापस करो। क्या करो, वापस करो, हमें वापस दो। हम अपनी लैंड को वापस लेना चाहते हैं। बट उस प्रॉब्लम क्या हो चुकी थी, जब तक ज़मींदारों की जो लैंड थी उन पर फैक्ट्रीज खुल चुकी थी, उन पर इंडस्ट्रीज बन चुकी थी, हाईवेज बन चुके थे, डैम्स बन चुके थे। तो अगर उन लैंड को हम वापस करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, हाईवे किसी और के नाम, डैम किसी और के नाम, इंडस्ट्री किसी और के नाम, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी एक। तो ना ये वापस तो नहीं कर सकती थी, गवर्नमेंट को भी पता था जजमेंट कुछ भी रहा हो, बट ये ज़मींदारों को हम वापस नहीं कर सकते, और ये जजेस को भी पता था कि अब इनको वापस नहीं की जा सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप वापस कर दो। तो जजेस ने बोला कि इट विल ओनली बी प्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड। क्या बोला, ओनली बी प्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब प्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड मतलब अप्लाइड इन फ्यूचर, ये बाद में अप्लाइड होगी, मतलब पास्ट से इससे कोई लेना देना नहीं है, पास्ट से ये फ्यूचर में अप्लाइड होगी। और इसी को क्या बोलते हैं, ओनली बी प्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिवली रूलिंग, प्रोस्पेक्टिवली ओवर रूलिंग। समझ में आया, मतलब दो हमने पढ़ लिए, एक है रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रो यानी कि ओल्ड। जजमेंट कितने में आई, 2007 में, पर अप्लाई हमने कब से किया, 24 अप्रैल 1973 से अप्लाइड किया। और दूसरी तरफ है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, जजमेंट कब आई,
जजमेंट आई 1967 में, लेकिन अप्लाइड हम कब करेंगे? फ्यूचर में अप्लाइड करेंगे, बाद में अप्लाइड करेंगे। तो बाद वाले का मतलब बाद वाले का, और ये पहले पहले ही अप्लाइड कर लेंगे इसको। तो पहले के लिए रेट्रोस्पेक्टिव, बाद के लिए फ्यूचर के लिए प्रोस्पेक्टिव। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, आपको मज़े आए होंगे इसमें, गोलकनाथ जजमेंट में, आईआर कोयलो में, सज्जन सिंह में। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके लिए बिल्कुल ये अगर वीडियो हेल्प करती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच।